हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा क्रिस्टल जालक है, क्रिस्टल लैटिक। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टलों की ज्यामिति के बारे में पढ़ा है। कितने प्रकार की ज्यामिति होती है वो हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग क्रिस्टल जालक देखेंगे। क्रिस्टल जालक को समझने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इनको पहले समझेंगे। पहला है जालक बिंदु, लैटिक पॉइंट। क्या है ये लैटिक पॉइंट? क्रिस्टल के रचक कण अणु, परमाणु अथवा आयन होते हैं। पूरे क्रिस्टल जालक में इन रचक कणों को हम बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल जालक में इन रचक कणों का जो स्थान होता है उसी को हम जालक स्थान या जालक बिंदु कहते हैं। सीधा सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में जो उसके रचक कणों का स्थान है वो क्या कहलाएगा? जालक बिंदु। नेक्स्ट है क्रिस्टल की इकाई कोशिका, यूनिट सेल। हम लोगों ने देखा है कि क्रिस्टल के रचक कण क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर विभिन्न प्रकार की ज्यामिति बनाते हैं। तो क्रिस्टल के रचक कणों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है, जो सबसे छोटी इकाई बनती है, उसी को हम कहते हैं इकाई कोशिका। हम लोगों ने जो ज्यामिति के आधार पर वर्गीकरण देखा है, वास्तव में वो सभी इकाई कोशिकाओं की ज्यामिति है। उतने प्रकार की इकाई कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद उन इकाई कोशिकाओं को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कुल 14 इकाई कोशिकाएं होती है, लेकिन जो मूल क्रिस्टल तंत्र है वो 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार की ज्यामिति हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा है। वो 7 प्रकार की जो ज्यामिति है वो इकाई कोशिका को प्रदर्शित करती है। तो इकाई कोशिका क्या है? क्रिस्टल के रचक कण अणु, परमाणु अथवा आयन के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर क्रिस्टल की जो सूक्ष्मतम इकाई मिलती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल की इकाई कोशिका। क्रिस्टल जालक के बारे में समझेंगे। हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टल के रचक कण क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? इकाई कोशिका का निर्माण करते हैं। अब इसी प्रकार इकाई कोशिकाएं अगर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित हों तो जो क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होगी उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। एक उदाहरण से समझते हैं। एक इकाई कोशिका घन के आकार की है। ये एक कोशिका घन के आकार की है। अब ऐसी इकाई कोशिकाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके एक बड़ा घन बनाना है, तो उसके लिए कितनी इकाई कोशिकाओं की आवश्यकता होगी? इधर एक इकाई कोशिका रखते हैं, 2 इकाई कोशिकाएं हो गई। इसके पीछे भी 2 रख सकते हैं। अभी भी घन नहीं बना, 4 हो गए। अब इसके ऊपर या नीचे 4 रख देते हैं। अब ये एक बड़ा घन बन गया। इसमें टोटल इकाई कोशिकाएं कितनी दिख रही हैं? 8 इकाई कोशिकाएं दिख रही हैं। तो किसी क्रिस्टल की वह ज्यामिति जिसमें इकाई कोशिकाएं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर इकाई कोशिका की समरूप संरचना का निर्माण करती हैं, क्रिस्टल जालक कहलाती है। तो यहां पर हम लोगों ने एक क्रिस्टल जालक बनाया हुआ है। इसमें क्रिस्टल के जालक बिंदुओं को भी प्रदर्शित किया है। इसमें इकाई कोशिकाएं भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। और ये जो पूरा तंत्र है इसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। नेक्स्ट है
ब्रेविस जालक। याद कीजिए, हम लोगों ने ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलों को 7 वर्गों में बांटा है। वो 7 मूल क्रिस्टल तंत्र है। अब उनमें भी अलग अलग परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। जैसे घनीय इकाई कोशिका है, तो घनीय इकाई कोशिका एक सिंपल क्यूबिक लैटिक होता है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिक होता है, अंतः केंद्रित घनीय जालक। तो इस प्रकार उनको भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिक अलग अलग वर्गों में बांटा है। तो वो जो 7 प्रकार की इकाई कोशिकाएं हैं, उनके भी जब उपवर्ग देखते हैं तो टोटल 14 प्रकार की इकाई कोशिकाएं मिलती है। तो सर्वप्रथम एक फ्रेंच वैज्ञानिक ब्रेविस ने यह बताया कि कुल इकाई कोशिकाएं 14 प्रकार की होती हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के हैं और कुल इकाई कोशिकाएं 14 प्रकार की होती हैं। वो जो 14 प्रकार की इकाई कोशिकाएं हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ब्रेविस जालक। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या है? क्रिस्टल के रचक कण, अणु, परमाणु अथवा आयन जो क्रिस्टलीय संरचना में संकुलित होते हैं, उन्हें हम जालक बिंदु कहते हैं या जालक स्थान कहते हैं। इकाई कोशिकाएं क्या है? क्रिस्टल के रचक कण, अणु, परमाणु अथवा आयन क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर जो क्रिस्टल की सूक्ष्मतम इकाई बनाते हैं, उसी को हम इकाई कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। क्रिस्टल जालक क्या है? ये क्रिस्टल जालक का चित्र है। किसी क्रिस्टल की वह ज्यामिति जिसमें इकाई कोशिकाएं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर इकाई कोशिका की समरूप संरचना बनाती हैं, उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ब्रेविस जालक क्या है? ब्रेविस जालक भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। टोटल 14 प्रकार की इकाई कोशिकाएं हैं जिनको हम ब्रेविस जालक कहते हैं। यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मूल क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं और जो कुल इकाई कोशिकाएं हैं जिन्हें ब्रेविस जालक हम कहते हैं, वो 14 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार क्रिस्टल जालक को हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट, क्रिस्टलों के संदर्भ में कुछ गणनाएं हैं जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण के द्वारा क्रिस्टल के 2 क्रमागत तलों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो यह इकाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की है, यहां से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो ब्रैग समीकरण सीधे सीधे कई बार पूछा गया है। ब्रैग समीकरण लिखने के लिए एक शब्द में उत्तर में या फिर सही विकल्प के रूप में ब्रैग समीकरण को चुनना है कि कौन सा है ब्रैग समीकरण। लेकिन हम लोग ब्रैग समीकरण का डेरिवेशन समझेंगे। डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ब्रैग समीकरण को डेराइव करके हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्रिस्टल के 2 क्रमागत तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ब्रैग समीकरण देखेंगे। ब्रैग समीकरण में 2 वैज्ञानिकों का योगदान है, दोनों ही पिता पुत्र हैं। दोनों ने क्रिस्टलों के एक्सरे अध्ययन के आधार पर क्रिस्टल के 2 क्रमागत तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपना समीकरण दिया है। क्रिस्टल जालक में कई तल होते हैं, पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, इस प्रकार कई तल होते हैं और 2 क्रमागत तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अपना समीकरण दिया है। तो समीकरण है n लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। n है तलों की संख्या, जितने भी तल हैं, पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल। लैम्डा है एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य। d है 2 क्रमागत तलों के बीच की दूरी और थीटा है एक्स किरणों का आपतन कोण। तो परीक्षा की दृष्टि से तो हमें केवल इतना याद रखना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में यह पूछा जाएगा। लेकिन यह समीकरण की उत्पत्ति कैसे हुई है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहां चित्र में पहला, दूसरा, तीसरा किसी क्रिस्टल के क्रमागत तलों को प्रदर्शित किया गया है और इस क्रिस्टल पर एक्स किरणों का एक पुंज आपतित हो रहा है।
एक्स किरणों के पुंज में से कुछ किरणें पहले तल से परावर्तित हो जाएंगी, कुछ किरणें अंदर तक आएंगी और दूसरे तल से उनका परावर्तन होगा, और कुछ किरणें तीसरे तल से परावर्तित होंगी। एक्स किरणों में भेदन क्षमता होती है, किरणें अंदर तक जा सकती है और अलग अलग तलों से परावर्तित हो सकती है। अब हम ये दो क्रमागत तलों की बात करते हैं। दो तल हमने लिया, ये दो क्रमागत तलों के बीच की दूरी d है, और यहां पर ये दो किरणें, ये किरण पहले तल से परावर्तित हो रही है और ये वाली किरण दूसरे तल से परावर्तित हो रही है। तो देखिए चित्र से ही पता चल रहा है कि पहले वाले किरण को कम दूरी चलनी पड़ रही है, लेकिन दूसरे वाले किरण को अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। जो दूसरे तल से परावर्तित होगा वो पहले तल की तुलना में अधिक दूरी तय करेगा। तो ये दोनों के पथ का अंतर, नीचे वाला कितना अधिक दूरी तय कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? पथांतर, पथ अंतर। तो एक्स किरणों का पथ अंतर ज्ञात करने के लिए हमने यहां बिंदु O से नीचे वाली किरण पे एक लंब डाला और इधर भी लंब डाला। तो देखिए A के पहले और B के बाद इन दोनों किरणों की दूरी समान है। तो दोनों किरणों द्वारा चली गई दूरी में अंतर कितना होगा? AO डैश धन O डैश B, ये होगा पथ अंतर। और ब्रैग ने अपने अध्ययन से यह बताया कि एक्स किरणों का जो पथ अंतर है वह एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य के, वेवलेंथ के समानुपाती होता है। तो चलिए हम इसको डिराइव करके देखते हैं। ब्रैग के अनुसार अब ब्रैग ने क्या बताया? एक्स किरणों का जो पथांतर है वो तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होगा। तो हम लिख सकते हैं AO डैश धन O डैश B, ये समानुपाती होगा तरंग दैर्घ्य। अब देखिए यहां चित्र से स्पष्ट है कि AO डैश और O डैश B बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं या ट्वाइज AO डैश बराबर से, यहां समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक का गुणा करेंगे n लैम्डा। यहां दे सकते हैं कि चूंकि AO डैश बराबर से O डैश B, तो ब्रैग ने बताया एक्स किरणों का पथांतर उनके तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। पथांतर कितना है? AO डैश धन O डैश B, ये समानुपाती होगा लैम्डा के। चूंकि AO डैश और O डैश B आपस में बराबर है, तो हम यहां पे ट्वाइज AO डैश n लैम्डा लिख सकते हैं। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहां ये जो थीटा है एक्स किरणों का आपतन कोण है। देखिए ये कोण थीटा है, तो ये कोण का मान, ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर देखिए यहां पे 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा, इसका मान थीटा हो जाएगा। ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो त्रिभुज OAO डैश में हम देखते हैं, परंतु त्रिभुज OAO डैश में साइन थीटा बराबर से क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या होती है? कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो यहां थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा AO डैश, ये हो जाएगा लंब, और लंब बटे विकर्ण OO डैश विकर्ण हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं AO डैश बटे OO
डैश। अब यहां पर AO डैश, OO डैश किसके बराबर है? ये दो क्रमागत तलों के बीच की दूरी D के बराबर है बटे D। या हम लिख सकते हैं AO डैश बराबर से D साइन थीटा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 में जहां AO डैश है वहां हम क्या लिख सकते हैं? D साइन थीटा। तो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा 2D साइन थीटा बराबर से n लैम्डा। यही तो है ब्रेक समीकरण, n लैम्डा बराबर से 2D साइन थीटा। तो इस प्रकार हमने ब्रेक समीकरण देखा। ये जो डेरिवेशन बताया केवल आपको जानकारी के लिए बताया कि किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है। बाकी आपको ये याद नहीं करना है। आपको जो याद करना है जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है उतना ही याद करना है। इसलिए आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, मैं ये मिटा देता हूं। बस आप इसको याद कर लीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी पूछा जाता है और एमपी बोर्ड में तो अनेकों बार पूछा गया है। ब्रेक समीकरण को अलग अलग प्रकार के प्रश्न बने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहां ब्रेक समीकरण को समाप्त करते हैं। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग घनीय इकाई कोशिकाओं के प्रकार देखेंगे। हमारे सिलेबस में घनीय इकाई कोशिका है और इसको कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।